दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर के आगे के भाग के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में आप लोगों ने समझा था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो उसके बाद अब हम लोग प्रतिबिंब पर विचार करते हैं। गोलीय दर्पण, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं, उन दोनों दर्पणों में प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम लोग किन किन किरण आरेखों को किस प्रकार से परावर्तित करते हैं, उस पर आगे हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला गोलीय दर्पण में हम जब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण, गोलीय दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो वो परावर्तन के बाद किधर की ओर मुड़ती है। ये एक अवतल दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, जिसको हम पीसी कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। हम विचार करते हैं कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो वो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है, और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको फोकस कहते हैं। तो ये पहला आपने सीखा कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती। बस इतना याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। अवतल दर्पण में भी हम ये देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, इसमें ऊपर की ओर ये मुड़ती है किरण, तो ऊपर की ओर, और ये ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जहां तक अवतल दर्पण का सवाल है तो इसमें वास्तविक रूप से मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, और उत्तल दर्पण में ये मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये पहले किरण पर हम लोगों ने विचार किया। अब हम किसी और किरण पर जब देखें, ये तो था मुख्य अक्ष के समानांतर, अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण में दूसरा मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण के बारे में हम देखें तो ये हमारा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष और इसके फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, यहाँ फोकस है इसका, और ये फोकस से होकर प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है, चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो ये उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है, और दर्पण के पीछे मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, यहाँ फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण का परावर्तन भी इसी प्रकार से रिफ्लेक्शन मुख्य अक्ष के समानांतर ही होगा। तो ये दूसरी किरण होगी, नंबर 2। अब हम तीसरे किरण पर विचार करेंगे। तीसरा किरण में हम ये देखेंगे कि जब गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर अगर कोई किरण
चलती है, परावर्तित होती है, तो वो कहाँ पर से होकर गुजरेगा? ये गोलीय दर्पण हमारा, गोलीय दर्पण के का ध्रुव मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, और कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जब गुजरती है तो परावर्तन के नियम के अनुसार यह जितना आपतन कोण यहाँ पर बना रहा है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। ये प्रकाश की आपतित किरण जब गोलीय दर्पण पर पड़ रही है, अवतल दर्पण पर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाती हुई दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। तो ये तीसरा हो गया। हम इसको उत्तल दर्पण में भी दिखा सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो ध्रुव से चलने वाली किरण इस प्रकार से है, वो उतना ही आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। तो ये तीन प्रकार का हुआ। अभी चौथा अब देखेंगे हम लोग कि जब गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई किरण चलती है तो वो उसका परावर्तन किस प्रकार से होता है। नंबर 4 में गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली किरण, ये हमारा गोलीय दर्पण। नंबर 4 में हम लोग ध्यान दे रहे हैं गोलीय दर्पण, और इसका वक्रता केंद्र फोकस यहाँ पर, और फोकस से दुगनी दूरी पर इसकी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से चलने वाली किरण इस प्रकार से, ये जब वक्रता केंद्र से होकर इसका अपवर्तन होता है या आपतित किरण, तब इसका प्रवर्तन, चूंकि हम लोग पहले से ये जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई किरण दर्पण पर पड़ता है तो वो दर्पण पर अभिलंब होता है, और दर्पण पर जो अभिलंब किरणें होती हैं उसका परावर्तन उसी पथ पर वापस हो जाता है। तो इसका परावर्तन उसी पथ पर हो जाएगा। ये अवतल दर्पण में हम देख रहे हैं, और उत्तल दर्पण में देखेंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण के वक्रता केंद्र से किस प्रकार परावर्तन होता है। तो दोस्तों इसमें उत्तल दर्पण में इसका वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण के पीछे होता है, दाहिना ओर होता है, राइट हैंड साइड। तो इसमें अगर उसी डायरेक्शन में हम अगर दिखा दें इस प्रकार से, ऐसे कि इसका परावर्तन कैसे, तो इसमें भी ये जो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण है उसका परावर्तन उसी पथ पर हो जाएगा। तो 4 किरणें हम लोगों ने देखा। पहला मुख्य फोकस से होकर गुजरती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं परावर्तन के बाद। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। और तीसरा, ध्रुव से होकर जाने वाली जो ध्रुव पर आपतित होती हैं वो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है विपरीत दिशा में। चौथा, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरण, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरण का परावर्तन उसी पथ पर हो जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण में किस प्रकार किरण आरेखों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और प्रतिबिंब के निर्माण के लिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों को, कुछ ऐसे शब्द को या संकेतों को आप जान लें। जैसे ये गोलीय दर्पण में सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण, और उसके बाद देखेंगे कि अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है। अवतल दर्पण में ये दर्पण है, दर्पण का मुख्य अक्ष जिसको पीसी कहा जाता है, पीसी का मतलब मुख्य अक्ष, पीसी का मतलब मुख्य अक्ष। सी क्या हुआ, सी वक्रता केंद्र, इसकी आधी दूरी पर मुख्य फोकस एफ जिसको कहा जाता है मुख्य फोकस, ठीक। पी एफ को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी, पी एफ को फोकस दूरी। फिर अगर दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु को ए बी से डिनोट किया जाता है, ए बी का मतलब वस्तु, ठीक ना।
और जब इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण में तो उस प्रतिबिंब को हम ए डैश बी डैश से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब। ये इतना हमारा संकेत हो गया। पी सी मुख्य अक्ष, सी वक्रता केंद्र, एफ मुख्य फोकस, पी एफ फोकस दूरी, सी वक्रता केंद्र तो पी सी मुख्य अक्ष या वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं, पी सी की दूरी, पी से लेकर सी तक वक्रता त्रिज्या। लेकिन ये जो पूरा लाइन है वो मुख्य अक्ष कहलाता है। किसी वस्तु को रखते हैं उसको ए बी से संकेत दे देंगे या ओ ए भी लिख सकते हैं, और जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो जो वस्तु का हम नाम रखेंगे उस वस्तु में डैश लगा करके उसके प्रतिबिंब को संकेत में हम लिखेंगे। हम लोग शुरुआती से चले कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जब बहुत दूर पर वस्तु को रखा जाता है, ये हुआ हमारा अवतल दर्पण। वस्तु की स्थिति कहाँ है? वस्तु अनंत पर, अनंत पर। वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो अनंत से चलने वाली किरणें, अनंत से चलने वाली किरणें, जब भी हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु से दो किरण जरूर लेना है। अभी हम बताए किरण आरेखों की बनावट में 4 प्रकार के किरण, उन 4 प्रकार के किरणों में से 2 प्रकार के किरण आपको लेने हैं। 2 प्रकार के किरण में जब वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर पर, तो पहला किरण हम ले लेते हैं कि उससे वस्तु से आने वाली पहली किरण जो ध्रुव पर टकराती है और ध्रुव से उसका परावर्तन विपरीत दिशा में आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए हो जाता है, और दूसरी किरण जो इस प्रकार से दर्पण पर आपतित होती है, आपतन के बाद ये इस प्रकार से इसका परावर्तन होता है और परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें एक बिंदु पर आकर के कट जाती हैं। मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है, वस्तु का नाम ए बी है और ए बी वस्तु से ये 2 किरणें आ रही हैं जिसका परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कटान बनता है और कटने के बाद इसका प्रतिबिंब यहाँ पर मुख्य फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे? इधर हम प्रतिबिंब लिखते चलते हैं। प्रतिबिंब इसका बनेगा मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण। और प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। वस्तु के साइज से कैसा? तो वस्तु के साइज से छोटा, बहुत छोटा, वस्तु बहुत बड़ा और प्रतिबिंब बहुत छोटा। प्रतिबिंब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दर्पण के बाहर बन रहा है, यानी बाईं ओर, दर्पण के बाहर बाईं ओर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा और इस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पर है। पुनः हम चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। वस्तु को हम थोड़ा सा अनंत से नजदीक लाते हैं, तो वस्तु को थोड़ा सा हम अनंत से नजदीक लाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखने पर वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण के लिए पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। हम आपको पूर्व में बता चुके कि वस्तु से चलने वाली वैसी किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। और दूसरी किरण जो ध्रुव से हम ले लेते हैं, जो ध्रुव से होकर चलती है और परावर्तन के बाद इसका कटान यहाँ पर इस प्रकार से फोकस के बाद यहाँ पर ऐसे कटता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति जब हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब हो जाएगा कि C और F के बीच में, पहले स्थान हम बताते हैं, C और F के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। फिर दूसरा हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब है कैसा, प्रकृति इसकी, तो प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब उल्टा है और वस्तु से अभी भी छोटा, वस्तु का नाम AB, प्रतिबिंब का नाम A डैश और B डैश।
प्रतिबिंब अभी भी छोटा है, पहले था बहुत छोटा, अब लिखेंगे केवल छोटा। और वास्तविक, चूंकि अभी भी प्रतिबिंब दर्पण से बाहर ही बन रहा है, इसलिए वास्तविक। एक बात और याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है दर्पण में वो उल्टा ही बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है वो सीधा बनता है। तो ये दो हो गया। अब तीसरे कंडीशन में वस्तु को हम रखते हैं कहां पर, थोड़ा और नजदीक लाते हैं। अभी तक हम वस्तु को रखे थे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अब वस्तु को हम रख देते हैं तो कहां, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर पर, सी पर। जब वस्तु को सी पर रखा जाएगा तब प्रतिबिंब दर्पण से और दूर जाएगा। सबसे पहला प्रतिबिंब आपने देखा कि वो मुख्य फोकस पर बना, दूसरा प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस से थोड़ा सा दूर चला गया, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इस बार जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है वो दर्पण से परावर्तन के बाद इस प्रकार से निकलती है और मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण पर जब हम विचार करते हैं, चाहे वो ध्रुव से होकर जाए चाहे वो मुख्य फोकस से होकर जाए, तो चलिए हम ध्रुव वाला ही ले लें। तो ध्रुव से होकर जितना आपतन कोण बन रहा है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये किरण इस प्रकार से परावर्तित हो जाती हैं, और जहां कटान बना वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये सी पर हम वस्तु को पहले से रखे हुए थे, वस्तु वक्रता केंद्र पर, और इसका प्रतिबिंब देखिए तो प्रतिबिंब भी पहले स्थान, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बना, तो सी पर ही। सी का मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनता है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब होगा कैसा, तो उल्टा प्रतिबिंब उल्टा होगा। उल्टा प्रतिबिंब में वस्तु साइज कैसा, तो वस्तु के बराबर साइज का। फिर अभी भी प्रतिबिंब उल्टा है और दर्पण से बाईं ओर है, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसकी प्रकृति वास्तविक। फिर अगली बार हम वस्तु को थोड़ा और नजदीक ले जाते हैं और वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब और दूर चला जाएगा। यहां पर हम लिख दें वस्तु, इस बार ये तीसरा नंबर था, ये चौथा नंबर, 4 नंबर में वस्तु को हम रख रहे हैं कहां पर, तो वस्तु को रख रहे हैं सी और एफ के बीच। हम देख रहे हैं कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब अपोजिट डायरेक्शन में भागते जा रहा है, वस्तु को हम नजदीक लाते जा रहे हैं, जबकि प्रतिबिंब नीचे में दर्पण से दूर होते चला जा रहा है। इस बार हम वस्तु को कहां पर रख रहे हैं, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर इस प्रकार से इसका परावर्तन हो गया। वस्तु का नाम ए बी, कहाँ से, तो मुख्य फोकस से होकर इसका परावर्तन हुआ, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है। कोई दूसरी किरण जो कि हम यहाँ पर देख लें, ये ध्रुव से होकर परावर्तित होने वाली, तो ध्रुव से होकर परावर्तित होने वाली किरण, इसका परावर्तन इस प्रकार से होता है। स्केल नहीं रहने की वजह से लाइन खींचने में परेशानी हो रही। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कटान, इसका यहां पर ये कटा और यहां पर ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ ए डैश बी डैश। फिर देखिए अभी प्रतिबिंब बना था कहां पर, वक्रता केंद्र पर। अब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से भी दूर चला गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम क्या लिखें, प्रतिबिंब का पहले स्थान लिखेंगे, तो प्रतिबिंब का स्थान सी और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। फिर प्रतिबिंब अभी भी उल्टा ही है, इसका कंडीशन प्रतिबिंब है उल्टा, और वस्तु के साइज से बड़ा, इस बार हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। वक्रता केंद्र पर जो बना वो वस्तु के बराबर, अब हो गया वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, लेकिन अभी भी उल्टा है और दर्पण से बाईं ओर ही है, जिसके कारण यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब ही है, ये वास्तविक प्रतिबिंब। फिर हम अगले कंडीशन में 5वां नंबर में हम वस्तु को फिर और नजदीक ले जाते हैं मुख्य फोकस पर।
वस्तु को जब हम मुख्य फोकस पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से तो अगले नंबर में हम वस्तु को रखते हैं ये अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर, तो मुख्य फोकस पर। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब और दूर चला जाएगा। वस्तु को कहाँ, मुख्य फोकस पर। जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखते हैं तो अभी तक हमने देखा कि प्रतिबिंब कहां तक बना, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब इस बार चला जाएगा प्रतिबिंब और उससे अगला कहां पर है, तो अनंत पर। हम एक वस्तु को रखते हैं यहां कहां पर, बिल्कुल नजदीक में मुख्य फोकस पर। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है वो परावर्तन के बाद उसी मुख्य फोकस से होकर इस प्रकार से गुजरती है। और दूसरी किरण हम ले लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में इस प्रकार से। ये है वक्रता केंद्र अर्थात सी। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, चूंकि यह अभिलंब होता है वक्रता केंद्र वाला, तो ये परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौटती है। लौटने के बाद ये मुख्य नहीं, जो पहले वाली किरण है हमारा, उसके ठीक ये समानांतर हो जाता है। चाहे हम इसको कहीं पर भी ले जाएं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा तो हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर जाकर के बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब अभी भी जब अनंत पर भी बनेगा तो ये नीचे में हम देख रहे हैं वस्तु की अपेक्षा ये उल्टा ही बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत दूर जाकर के मिलेगा इसलिए इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। और अभी भी ये दर्पण के बाहर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, इसलिए यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अब एक और बचा कि जब हम वस्तु को मुख्य फोकस और ये ध्रुव के बीच में रखेंगे, वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखा जाता है तब प्रतिबिंब और दूर चला जाएगा। वस्तु को हम रख रहे हैं P और F के बीच में, P और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनता है ये देखना है। तो वस्तु यहां पर हम बहुत नजदीक में रख चुके, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण इस प्रकार से ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, चूंकि वस्तु फोकस के अंदर है रखा हुआ। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा में इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से, और उसी पथ पर वो इस प्रकार से वापस लौटती हैं, जाती हैं और फिर लौट जाती हैं। तो ये दो किरणें अब ये ऐसा देखने में लग रहा है, ये इसको पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो ये और फैलते चला जाएगा, और फैलते चला जाएगा तो मिलने के बजाय ये और दूर हो जाएगा। इसलिए इसको हम अपोजिट साइड में इधर की ओर ही मिला देते हैं। पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक ऐसा स्थान आता है जहां पर ये दोनों किरणें मिल जाती हैं, और मिलने पर वहां पर उस वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वस्तु ए बी प्रतिबिंब A' B', ये पहला ऐसा प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे बना। तो दर्पण के पीछे बना अर्थात इस प्रतिबिंब के बारे में हम लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बना, तो स्थान लिखिए इसका, प्रतिबिंब का स्थान दर्पण से पीछे। कैसा, तो सीधा, ये सीधा प्रतिबिंब बना और वस्तु से बड़ा बनेगा, ये वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। और ये दर्पण के दाहिना ओर बन रहा है इसलिए यह आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, हम इसको दर्पण के अंदर ही देखते हैं। जबकि अभी तक हमने देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, यह दर्पण के बाहर बनता है, बाईं ओर बनता है। तो ये इतने कंडीशन है। और इसके बाद एक और कंडीशन, मान लीजिए कि हम इस वस्तु को सटा देते हैं यहाँ दर्पण से एकदम ध्रुव के पास ला करके रख देते हैं, तो ध्रुव के पास जब वस्तु को हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर ध्रुव के पास ही बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। फिर हम लोग चले एक और उत्तल दर्पण में। ये अवतल दर्पण में इतने 6 तरह के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, 7 तरह का। उत्तल दर्पण में मात्र एक प्रतिबिंब बनता है और वो होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, और वस्तु से छोटा।
अब देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष पर रखी एक वस्तु और इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये समानांतर किरण ये मुख्य फोकस की दिशा में परावर्तित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुख्य फोकस से आ रहा है। और दूसरी किरण हम ले लेते हैं जो कि वक्रता केंद्र की दिशा में हो और उसी पथ पर यह वापस लौट जाता है। इस प्रकार से इसको जब हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो यह वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत होता है सी से। जहां पर ये दोनों किरणें कटती हैं वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, दर्पण के पीछे सीधा, प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से छोटा और दर्पण के दाहिना ओर बना यानी कि आभासी। इतने प्रतिबिंब के बारे में अगर आपको याद रहेगा तो आप दोनों में से किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब को आप किरण आरेख की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको स्थान याद रखना है और वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसकी प्रकृति। फिर विशेष हम अगले भाग में प्रतिबिंब के बारे में जो अभी पढ़ चुके इससे आगे का भाग पढ़ेंगे जिसमें दर्पण सूत्र और उससे पहले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग किन किन कामों में होते हैं और क्यों इसका उपयोग उस काम में किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।